Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 दिसंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्यूबा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है, जिसका वीडियो हमारे रेलवे मिनिस्टर ने x.com पे भी शेयर किया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं वही कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि हाइपर लूप होता क्या है, किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर आप हाइपर लूप के अंदर जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड देखेंगे तो वो प्लेन से भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये ट्रैक तैयार किया गया है ये कहाँ पे तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो मुंबई से पुणे का ये पूरा एक्सप्रेसवे है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूट है और मुंबई से पुणे तक जाने में लगभग लोगों को 3 घंटा लग जाता है, 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो इसी पर्टिकुलर रूट में कुछ मीटर तक का ये जो हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है ये तैयार किया है और इसको तैयार करने में जो आईआईटी मद्रास है उनका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। बताया जा रहा है 410 मीटर का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक अभी यहाँ पर तैयार हुआ है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई से पुणे तक पहुँचने में जो 3 घंटे का रास्ता है वो हाइपर लूप के आने की वजह से केवल 25 मिनट में कवर हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए 3 आवर्स का डिस्टेंस केवल और केवल 25 मिनट्स में कवर हो जाएगा अगर ये हाइपर लूप पूरा चलता है मुंबई टू पुणे के बीच में। तो इतनी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर इन दोनों के बीच की आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट हाइपर लूप का काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। बिल्कुल मैं आपको एकदम जो आसान शब्द होता है ना उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कई बार आप जब पढ़ोगे कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में ना आए, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। अगर आप देखोगे दोस्तों आज के समय पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर अगर आप वैसे भी देखेंगे नॉर्मल सर्विस के लिए भी हम 4 मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो समुद्र के ज़रिए शिप्स का इस्तेमाल होता है ना, या फिर यहाँ पे दूसरा हमारा प्लेन का यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो रेलवे ट्रेन हो गई, या फिर आप कह सकते हो जो ये रोड हो गई सड़कें, इसके थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईजिली होता है। इसमें 5वीं चीज़ ऐड कर दो, अब ये नई चीज़ ऐड हो रही है, यह है हाइपर लूप। हाइपर लूप कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, आपने देखा होगा जगह जगह पे हाइपर लूप ट्रेन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये ट्रेन नहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें छोटे छोटे यहाँ पर इस तरीके से जो पॉड्स हैं वो बनाए गए हैं। जैसे आप देख पाओगे ये हाइपर लूप का पाइप है, एक पतला सा इसमें ट्यूब बनाया जाता है, ये ट्यूब आप देख पा रहे हो, और इस ट्यूब को जो पाइलॉन है इस पर खड़ा कर रखा है और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को इतनी मजबूती दी जाती है कि अर्थक्वेक वगैरह आए तो भी यहाँ पर ये हिल ना सके और आराम से यहाँ पर इसके अंदर में जो ये पॉड है वो चलता रहे। ये आप देख पाएंगे ये है छोटा सा पॉड और इसी में यहाँ पे जितने लोग हैं वो बैठेंगे। इस हाइपर लूप के अंदर में ये जो पॉड है ये फ्लोट करेगा, तैरने का काम करेगा और बिल्कुल हाई स्पीड से अपने डिस्टेंस की तरफ जाएगा। और इस पॉड के सामने एक फ़ैन लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस फ़ैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसको रोकना होगा तो ये फ़ैन बहुत काम में आएगा इस हाइपर लूप को रोकने के लिए। तो ये इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को लेकर ये जानकारी आपको तो इतनी मिल चुकी है। अब ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आज दोस्तों इसको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काउंट किया जाता है, जिसमें 2 चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो ये पतला सा ट्यूब जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, दूसरा इसके अंदर में इस पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है ये काम कैसे करता है। जो ये आपको ट्यूब दिख रहा है दोस्तों, इस ट्यूब के अंदर में क्या किया जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम क्या, आपने इसमें से सारी की सारी जो एयर है, जो हवा है वो खींच ली, एयर को सक कर लिया।
तो इसमें से जब आप सारी की हवा बाहर निकाल देंगे तो इसमें एक वैक्यूम बन जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर का हिस्सा है इसमें एक वैक्यूम बना रहेगा और इसमें एयर सारी की सारी सक कर ली जाएगी, लेकिन लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 90% एयर निकाल लेंगे इसमें से, वही 5% या 10% के आसपास हवा इसमें बचेगी। और जो 5-10% यहाँ पे जो एयर इसके अंदर में इस ट्यूब में होगी उसका इस्तेमाल ये फ़ैन करेगा, ताकि यहाँ पर उस एयर के थ्रू एक रेजिस्टेंस जनरेट करके यहाँ पे क्या किया जा सके, इस हाइपर लूप को रोका जा सके। जब ये चलेगा तो ब्रेक भी तो मारना होगा, रोकना भी तो होगा, तो उसमें वो बची कुची जो हवा है वो हेल्प करने वाली है। नहीं तो फिर यहाँ पर इसमें ज़्यादातर वैक्यूम ही जनरेट किया गया है, सारी हवा इसमें से निकाल ली गई है। अब हवा निकाल ली गई है तो ये जो पॉड आपको दिख रहा है, इस पॉड में जो लोग हैं वो कैसे जीवित रहेंगे? तो जैसे आप देख पाते होंगे एयरप्लेन्स के अंदर में ऑक्सीजन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस पॉड के अंदर भी यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसके अंदर तो एयर ऑक्सीजन सब चीज़ रहेगी, बट ये जो हमने ट्यूब बनाया है, इस ट्यूब में से सारी की सारी हवा को सक कर लेंगे, इसमें एक वैक्यूम बना दिया जाएगा। और वैक्यूम बनाने के बाद में दोस्तों इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं मैगलेव सिस्टम। मैगलेव सिस्टम आपने सुना है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेट का एक बहुत बड़ा यूज़ किया जाएगा। जो मैग्नेट होती है, जिसको आप हिंदी में चुंबक भी बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। कैसे होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को जान लो। जब हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो अगर आप मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, इसको देख पाओगे, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल। तो अगर आप नॉर्थ और साउथ को आसपास लाओगे तो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएंगी। दो मैग्नेट रखो आसपास, उसका एक का नॉर्थ पोल लाओ और दूसरे का साउथ पोल, करीब लेकर आओगे, आपस में चिपक जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहीं पर इसमें एक दूसरी एक्टिविटी भी होती है, वो है रेपेल की। रेपेल क्या? जब आप सेम पोल साथ में लेकर आओगे, यानी अगर आपके पास में दो मैग्नेट हैं, दोनों के नॉर्थ पोल मिलाने की कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, कभी नहीं मिलेगी वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक रेपेल की प्रॉपर्टी होती है। ये तभी मिलेगी जब दोनों के दोनों पोल डिफरेंट होंगे, यानी कि नॉर्थ से साउथ मिल जाएगा, साउथ से नॉर्थ मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ से नॉर्थ नहीं मिलेगा, या साउथ से साउथ मिलाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस ट्यूब के अंदर में, जो ये ट्यूब है, इसमें हम लोग इसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे नॉर्थ और साथ ही साथ में नॉर्थ या साउथ पोल का इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पर यूज़ की जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे इस हाइपर लूप के अंदर जो ये पॉड है, इसमें जैसे ये सिस्टम यूज़ करेंगे, थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पर मान लो ये जो ट्यूब है, एक पोल हमने ट्यूब में रख दिया, ट्यूब में नॉर्थ मैग्नेट बनाया, और उसी तरीके से जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो पॉड आपको दिख रहा है, इसको भी यहाँ पर ऊपरी जो भाग है इस पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ है, ऊपर भी नॉर्थ है, नीचे भी नॉर्थ है, तो ये चिपकेगा तो नहीं आपस में, है ना, क्योंकि सेम पोल है। तो ये बीच में जो पॉड है ना, इसी ट्यूब में बीच में तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। और चीज़ें जब फ्लोट कर रही होती हैं तो उसको आसानी से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही पॉड उठाकर ज़मीन पे रख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इससे ढकेल दो आगे, तो आप ढकेल पाएंगे? इतना हैवी होगा, कभी नहीं ढकेल पाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर दोस्तों फ्रिक्शन भी लग रहा है, प्लस रेजिस्टेंस भी रहेगा। अब जैसे कार वगैरह हम चलाते हैं तो जो हवा है बाहर की, जो हवा होती है, हमारी एयर होती है, तो वो एयर एक रेजिस्टेंस दे रही होती है, वो एयर कहीं ना कहीं फोर्स लगा रही होती है कार के अगेंस्ट में। इस वजह से कार वगैरह की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी, ना ट्रेन की इतनी ज़्यादा स्पीड हो पाएगी, क्योंकि एयर वहाँ पे है, हवा है जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से यहाँ पे जो हमने ट्यूब बनाया है, ट्यूब में से सारा एयर सक कर लिया, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम के बाद में मैग्लेव सिस्टम का यूज़ कर लिया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे यूज़ किया, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इस ट्यूब के अंदर में इस पॉड को ऐसी स्थिति में रखा है कि ये फ्लोट करेगा। अब फ्लोट करेगा तो बिल्कुल हल्का है, हल्का सा आगे बढ़ाओगे बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। यही प्रोसेस है जिसकी वजह से इस हाइपर लूप में जो ये स्पीड है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन बन जाए, आपसे पूछ लिया जाए, चाहे वो मेंस में हो या फिर इंटरव्यू में भी हो, कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी आजकल चर्चाओं में है, क्या है ये? तो बताओगे कि भाई पहला पॉइंट, ये हाइपर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें एक पॉड होगा, एक ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर में से वैक्यूम क्रिएट करेंगे हम, सारी हवा को सक कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर एक मैग्लेव सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। इसके फीचर्स क्या होंगे? इस हाइपर लूप की पॉड की स्पीड बढ़ जाएगी। रीज़न क्या है? ना ही इसके अंदर में हवा है रोकने के लिए इसको, है ना, इस ट्यूब के अंदर में, पॉड के अंदर तो है लेकिन यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर में नहीं है। तो और उसके बाद यहाँ पर ये फ्लोट भी कर रहा है, तो इस वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। कई बार बोला जाता है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा
1000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है इस हाइपरलूप पॉड की। इतनी ज़्यादा तेजी गति से चल सकता है। अब जैसे ट्रेन आप देखते पाते हो दोस्तों, उसमें डब्बे जुड़े होते हैं, बहुत सारी बोगियाँ होती हैं। हाइपरलूप में बहुत सारी बोगियाँ नहीं होती हैं। ये छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, आप देख पाएँगे छोटे-छोटे पॉड्स होते हैं जिसपे कुछ लोग बैठ पाएँगे। एक साथ ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग बैठ जाएँगे, नहीं। ट्रेन में जैसा होता है, वैसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बस खाली छोटे-छोटे पॉड डेवलप किए जाते हैं। ठीक है? तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। आप जैसे नॉर्मल प्लेन की स्पीड भी देख पाओगे तो वो 600, 700 या 800 किलोमीटर पर आवर होगा ही। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेन है इसकी 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैक्यूम बना दिया है हम लोगों ने। कोई भी ना ही कोई हवा है, ना ही कोई चीज़ है जो इस पॉड को रोकने में मदद करेगी। इस पॉड को कुछ नहीं रोक सकता, है ना? आराम से यहाँ पर ये पॉड उसमें ही फ्लोट होता हुआ चलता रहेगा। और हम यहाँ पर बस खाली इसमें बीच में कोई ऐसा अचानक से रोक भी नहीं सकते, इतनी स्पीड में है। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जो भी यहाँ पर 2 डेस्टिनेशन पॉइंट होंगे कि मान लो ए और बी, यही 2 मेन डेस्टिनेशन पॉइंट हैं, इन्हीं के बीच में हाइपरलूप बनाया जाएगा। तो अगर ये पॉड यहाँ से चलता है तो सीधा वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाकर रुकेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने फ़ोटोज़ वगैरह हाइपरलूप के देखे होंगे। ठीक है? ये आप देख पाएँगे ऐसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं इस हाइपरलूप के अंदर में। ठीक है? ये ट्रैवलिंग ट्यूब होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इसमें पाइलोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके से स्टैंड होते हैं जिसको ऊपर हाइपरलूप सेट किया जाता है ताकि भूकंप वगैरह आए तो उस चीज़ को झेल सके। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये ट्रेन आगे बढ़ेगी कैसे? है ना? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, हमने तरवा दिया उसके अंदर, ट्यूब के अंदर में, मैग्नेट का इस्तेमाल करके वो अब तैर रही है बीच में, लेकिन आगे बढ़ेगी कैसे? तो इसमें हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मोटर भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल मोटर जो गोल घूमती है, लेकिन एक होती है लीनियर मोटर। लीनियर मोटर दोस्तों सामने चलती है। ये नीचे मोटर का स्टेटर है, ऊपर रोटर है। तो रोटर क्या करेगा? ये सामने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसी लीनियर मोटर का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, इस पॉड को, यानी इस हाइपरलूप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो पॉड चलेगा उसको हम लोग आगे की साइड में मूव करवाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फ़ायदे भी हैं दोस्तों और नुकसान भी हैं, दोनों ही आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। हर सिक्के के 2 पहलू, जैसे मैं आपको बताता ही हूँ। तो बेनिफिट्स की जब बात करेंगे तो पहली चीज़ ये एनर्जी एफिशिएंसी होने वाला है। ठीक है? कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंट नहीं। तो आराम से बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये चलेगा। दूसरा यहाँ पे आप देख पाएँगे सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। है ना? हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी वो सब सोलर पावर से आएगी। है ना? बिजली चाहिए होगी वो सोलर पावर से बना सकते हैं। जैसे आपने ये ट्यूब बनाया, ट्यूब के अंदर ये आपका पॉड चल रहा है, लेकिन पॉड के ऊपर आप क्या करो, इस तरीके से सोलर पैनल लगा दो। अब जो भी बिजली बनेगी वो सब सोलर पैनल से इसमें पहुंचेगी। उसी से यहाँ पर आप कह सकते हैं ये हमारा वर्क कर पाएगा। नीचे जो हम लोगों ने आप देख पाएंगे ये जो मोटर है ये लगा रखी है। ठीक है? ये मोटर के माध्यम से ये जो आपका पॉड है ये आगे बढ़ता रहेगा। वही मोटर, लीनियर मोटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। समझ रहे हैं? तो जो भी यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी तो इसमें कोई कह सकते हैं प्रदूषण नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते जो कोयले से बन रही होती तो प्रदूषण होता कोयला जलाकर। यहाँ पे सोलर पैनल से एनर्जी से यहाँ पर ये पैनल चार्ज हो जाएंगे, इससे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। रात में इससे क्या करेंगे, बैटरी चार्ज करके रख लेंगे तो उस बैटरी से रात में चल पाएगा ये हाइपरलूप। तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड इतनी ज़्यादा है, जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 3 घंटे का रास्ता 20 मिनट 25 मिनट में यहाँ पर बदल जाएगा। तो लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाला है। फिर एक और चीज़ होती है, जब आप नॉर्मल ट्रैक पे ट्रेन वगैरह देखते हैं, चलते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कभी हाथी टकरा जाता है या दूसरे एनिमल्स टकरा जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। तो वो भी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी क्योंकि ये एक ट्यूब के अंदर में चलने वाला है, तो बीच में कोई ऐसा एनिमल यहाँ पर आएगा नहीं। तो ये भी एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिल जाएगा। है ना? काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तरफ इशारा दे रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी, इतना आसान नहीं है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना। चैलेंज नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। इतने बड़े डिस्टेंस के अंदर में इस ट्यूब को सेट करना तो कितना ज़्यादा खर्चा आता है। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्यूब स्टेशन चाहिए, सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा ये। दूसरा, बहुत सारी ज़मीन चाहिए होगी। अब सिंपल सी बात है, इस ट्यूब को आप मोड़ तो कहीं नहीं सकते। जैसे ट्रेन की पटरियाँ फिर भी थोड़ी बहुत घूम जाती हैं, अब इसको थोड़ी ना घुमा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ये सीधा जाना है तो बिल्कुल ये ट्यूब सीधा ही रहेगा। ठीक है? तो अब दोस्तों सीधा बनाने के लिए मान लो रास्ते में कोई जंगल आ गया है ना, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई और यहाँ पर पेड़ पौधा है, तो सब हटाना ही पड़ेगा रास्ते से।
लेकिन हटा देंगे दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज फिर भी नहीं है। बट टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसमें मैगलेव सिस्टम, वैक्यूम सील, सेफ्टी मैकेनिज्म, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। रेगुलर बेसिस पर मेंटेनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर हाइपरलूप को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सर हाइपरलूप रिसेंटली चर्चाओं में था, आपने इसके बारे में कवर नहीं किया है। नाउ फाइनली ये सभी डेटा मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जितना भी डिटेल मैंने डिस्कस किया है, आगे भी बहुत सारे आर्टिकल के साथ में डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। वो सब चीज़ें एक पीडीएफ में कंपाइल करके दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, और एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिलेगी। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट पूरी तरह से अवेलेबल होगा, डेली बेसिस पे अपलोड होता रहता है। उसके अंदर में आप उसको आराम से स्क्रॉल करते करते रीड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। स्टोरेज का कोई इशू नहीं आएगा। कोई पुराना टॉपिक सर्च करना है आज से 6 महीने पहले, 10 महीने पहले का, वो भी सर्च करके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। पीडीएफ खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब आपकी जो जर्नी है ना करंट अफेयर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। आपने देख लिया होगा आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल है, और इंडिया के लिए यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट है ये। गुकेश जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 18 साल का यहाँ पर लड़का, जिसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए गुकेश आज के समय पर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, इंडिया के लिए ये ज़रूर से एक प्राउड मोमेंट है। रीज़न ये है, ऐसा पहले कोई नहीं कर पाया। आपने बहुत सारे बड़े बड़े नाम सुने होंगे, मैग्नस कार्लसन का नाम सुना होगा, जो यहाँ पर आज के समय पर माना जाता है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट चेस चैंपियन है ना। उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो भी यहाँ पर इस एज में नहीं कर पाए थे। तो जो यहाँ पर जिस एज में गुकेश ने ये करके दिखाया है, तो 18 ईयर ओल्ड चेन्नई से आने वाले यहाँ पर ये आपको व्यक्ति देखने को मिलेंगे, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे दोस्तों सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए चाइना के डेंग लेरेन को हरा दिया है, और हराने के बाद में अपना नाम इतिहास में जोड़ दिया है। ऐसे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पर इस खिताब को जीता है, लेकिन दोस्तों ये जो नाम है वो अब लिस्ट हो चुका है कि 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियन केवल और केवल डी गुकेश हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने चाइना को भी बीट किया है इस चेस चैंपियनशिप के अंदर में। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो गेम्स है दोस्तों, चेस चैंपियनशिप, ये शुरू हुई थी 25 नवंबर को, और 12 नवंबर 2024 तक ये पूरा का पूरा इवेंट चलता है। सिंगापुर में इस इवेंट को रखा गया था, ठीक है। कल 12 दिसंबर लास्ट मैच था, और इस तरीके के जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसको यहाँ पर जो फीडे नाम की बॉडी है, फीडे नाम की जो बॉडी है ना, यही कंडक्ट करवाती है। तो इस बार 2024 का जो चैंपियनशिप हुआ, ऐसे चैंपियनशिप में 14 गेम होते हैं। कितने? 14 गेम्स होते हैं, ये आप देख पाएंगे 14 गेम हैं। इन 14 गेम में गुकेश का स्कोर रहा 7.5, और इधर डेंग लेरेन जो चाइना के हैं जिनको हराया है गुकेश ने, उनका स्कोर रहा 6.5, जिस वजह से यहाँ पर जो गुकेश हैं वो आज के समय पर जीत चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बीच में यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो भी देखने को मिले। गेम थोड़ा टिपिकल हो गया था। तो जो अब लास्ट वाला गेम आया, गेम नंबर 14, जैसे मैंने बोला 14 गेम होते हैं, तो अगर यहाँ पर 14वें गेम में ये मामला ड्रॉ हो जाता तो आगे फिर टाई ब्रेकर का मैच होता। बट हुआ क्या, 14वें गेम में गुकेश ने यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड चैंपियन वाली लिस्ट के अंदर में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। फिर अभी आप देखेंगे तो एक चीज़ और है, जैसे क्वेश्चन यह है कि क्या वो अब हमेशा के लिए ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं? ऐसा नहीं है। हर साल यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना होता है इस वाली चैंपियनशिप में। हर साल यहाँ पर ये मैच होते हैं, और हर साल आपको प्रूव करना होगा कि हाँ, इस साल का भी मैं ही चैंपियन हूँ।
जैसे 2024 के चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुकेश इस बार ये चैंपियन बनकर आए। वैसे आप शुरू से देखेंगे, और मैं यहाँ पे 2-4 चीज़ें पहले ही ऐड कर दूं जो मैं भूल गया था। सबसे पहली चीज़, ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने इस प्रकार का जो चेस चैंपियनशिप है वो जीता है। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? सभी को पता है, विश्वनाथन आनंद। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इस रिकॉर्ड को सेट किया है, बट इस एज में नहीं किया था जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड इंडियन दोस्तों यहाँ पर ये गुकेश बने हैं जिन्होंने इस मैच को जीता। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट टाइम 2013 का समय था। 2013 में यहाँ पर कह सकते हैं, उसी के बाद से जो पूरा मामला है वो बदल गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे 2012 में, 2010 में या 2008 में, 2008 हो, 10 हो, 12 हो, हर बार यहाँ पे विश्वनाथन आनंद ने अपना नाम बना के रखा हुआ था इस चैंपियनशिप में। या वो 2007 ही क्यों ना हो, 7, 8, 10, 12, लेकिन 13 में चेन्नई में मैच होता है भारत में। उस समय पर मैग्नस कार्लसन यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं इस मैच को जीत जाते हैं। फिर 2014, 16, 18, 21 रेगुलर बेसिस पर जो मैग्नस कार्लसन है इन्होंने अपना नाम बना के रखा। ठीक है, मैग्नस कार्लसन यहाँ पर ये जो चैंपियन है वो बने रहे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस गेम से वो मतलब हट गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको बाद में किसी ने हरा दिया, क्योंकि हरा देता तो फिर वो वर्ल्ड चैंपियन वाले लिस्ट में आता, फिर उनसे कम्पीट करना पड़ता। तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पर ये जो मैचेस हैं स्पेशली ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियन वाले ये नहीं खेलूंगा। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे चैंपियन बनकर आए वो थे डिंग लेरेन। तो डिंग लेरेन अभी तक यहाँ पर सबसे बड़े चैंपियन माने जाते थे चाइना के। तो इनको ही यहाँ पर अभी जो गुकेश है, गुकेश ने हराया है। जिसके बाद अब करंट समय पर जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है वो यहाँ पे बन चुके हैं गुकेश, एक यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, अब जब अगला इवेंट होगा तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ें प्रूव करनी होगी अपनी चैंपियनशिप को मेंटेन करने के लिए। फिर से यहाँ पर ये जैसे मैंने बोला मैचेस होते रहते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, और यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसकी चर्चाएं हुई हैं। जैसा आपको पता होगा यूपीएससी स्पोर्ट्स को लेकर बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2023 के अंदर 2023 की बात करूं, यानी लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था वहाँ पे चेस चैंपियनशिप को ही लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये बॉडी है फीडे, ध्यान रखना, एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। और जैसे मैंने बोला कि जितने भी इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम इसी बॉडी का होता है। ठीक है, इसको एज अ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। आज दुनिया के जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, स्पेशली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज करता है। जो अभी रिसेंटली हुआ उसको भी यहाँ पर फीडे ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो बॉडी है दोस्तों, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की साइड से भी एक रिकग्निशन दिया जा चुका है। आज ये ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में देखने को मिलता है। फीडे का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर लॉजेन में है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में आपसे हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एक मोटो था 1924 में। इसका एक स्टार्टिंग में मोटो लेकर आया गया। मोटो था जेन्स उनासुमस, यानी इसका मतलब है वी आर वन फैमिली। इस मोटे पे यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये काम करती है। ऐसे आपको बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नजर आएंगे, चाहे वो फुटबॉल के लिए हो, क्रिकेट के लिए हो, स्विमिंग के लिए हो, ऑटो रेसिंग के लिए हो। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर चेस के लिए भी एक सबसे पुरानी बॉडी है जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स फेडरेशन में काम करती है। ठीक है, आज अगर आप देख पाएंगे तो ये एक बड़ी बॉडी भी है, क्योंकि इस फेडे के अंदर में दुनिया भर के लगभग 199 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स भी हैं। ठीक है, उनका जो नेशनल चेस फेडरेशन है दोस्तों वो यहाँ पर इसमें एक मेंबर है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज इसके हिस्सा हैं, सदस्य हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आज दुनिया भर में चेस ट्रेंड कर रहा है, लिटरली सभी जगह पर यहाँ पर गुकेश और यहाँ पर कह सकते हैं चेस, ये सब चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो गेम है चेस, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? वो कौन सा देश था जहाँ से चेस की शुरुआत होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जिसको नहीं पता होगा वैसे ज़्यादातर लोगों, जिनको नहीं पता होगा जानकर आप प्राउड भी फील करोगे। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं खासकर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 2023 का, 2023 में यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, और ये जो 23 का क्वेश्चन आया था ये 2022 में जो चेस ओलंपियाड हुआ था उसके आधार पर पूछा गया था। तो 2022 में 44 चेस ओलंपियाड का गेम होता है, उसको लेकर आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे दिए गए और पूछा गया कि बताइए चारों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो 44 चेस ओलंपियाड था ये पहली बार हुआ था जो भारत में एग्जैक्टली देखने को मिला। ये सही बात है, ये फर्स्ट टाइम था दोस्तों। 44 जो चेस ओलंपियाड है ये पहली बार इंडिया में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अगर आप देख पाएंगे जो ऑफिशियल मैस्कोट था इसका वो था थम्बी। ठीक है, थम्बी बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो एक वर्ड है, तमिल लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यंगर ब्रदर के लिए यहाँ पर लिटिल, या यंगर ब्रदर के लिए यहाँ पे ये वर्ड होता है यूज थम्बी।
और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में हुआ था तो ऑफिशियल मास्कोट थम्बी ही होगा, ये सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाले फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो विनिंग टीम होती है, यानी इस चेस ओलंपियाड में जो भी टीम जीतती है, उसको जो ट्रॉफी दी जाती है ओपन सेक्शन के अंदर में, वो है वेरा मैंचिक कप। ऐसा नहीं है, जो ये ओपन सेक्शन के लिए ट्रॉफी दी जाती है वो होती है हैमिल्टन रसल कप, ना कि वेरा मैंचिक कप। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ट्रॉफी दी जाती है विनिंग टीम वेमेन सेक्शन के अंदर में, जो वेमेन सेक्शन है उसमें जो विनिंग टीम होती है उसको जो ट्रॉफी दी जाती है वो होती है हैमिल्टन रसल कप। नहीं, ये उल्टा बस खाली यहाँ पे यूपीएससी ने कर दिया। जो वेमेन सेक्शन में ट्रॉफी दी जाती है वो है वेरा मैंचिक कप, ठीक है, और ये हैमिल्टन रसल कप ऊपर आएगा। तो इसको अगर एक्सचेंज कर देते तो वैसे सब सही होते हैं, बट थर्ड एंड फोर्थ गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। दैट इज़ वाई जो आपका आंसर नंबर बी है, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया था, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर पढ़ा होता तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हम कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, अरे यार क्या ही पूछा जाएगा यहाँ से। तो ये जो बॉडी है इसके बारे में भी याद रखना। इस बार ओलंपिक्स को लेकर भी काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं, वो भी पढ़ के जाना, ठीक है, एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है यार, मेक श्योर क्या करो, चैनल के ऊपर में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि टाइम पर आपको ये वीडियोस मिलते रहें। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा जब आप ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करेंगे। और हमारा एक टारगेट भी है, जैसे आज हम मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा करीब हैं 6 लाख सब्सक्राइबर के, तो वो सब आप लोगों को अचीव करवाना है। 6 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द यहाँ पर पूरे करने हैं अपने इस चैनल के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के पेज नंबर 1 को देखोगे तो वर्ल्ड चेस चैंपियन के बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा बगल में, फिर उसके बाद पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल ये मिल जाएगा। अब ये तो बेसिकली यहाँ पर बस खाली एक अपडेट आया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, वैसे कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, तो अपडेट क्या है वो भी बताऊँगा, डोंट वरी। लेकिन पहले ये सुनो खबर, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, गवर्नमेंट ने अभी के समय पर एक बिल को अप्रूवल दे दिया है, और वो बिल है बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल को अप्रूवल मिल चुका है। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, सभी को पता है, तो इस विंटर सेशन में यह बिल आने वाला है, जिसको लेकर ऑलरेडी यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ऐसे आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला था, ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहाँ पे पीएम मोदी मेंशन कर चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी सरकार के अंदर में लाया जाएगा। जो करंट समय पर गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जल्द से जल्द जनगणना भी शुरू होने वाली है, और अभी तैयारी शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है, बिल आने वाला है लोकसभा में जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल के खिलाफ में ओपोजिशन पार्टीज खड़ी हो चुकी हैं। अगर आप ट्विटर पर कह सकते हैं एक्टिव रहते हैं, या ट्विटर जिसको हम आज x.com के नाम से जानते हैं, बार बार ट्विटर निकल जाता है मुंह से, तो वहाँ पे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उनका कहना यह है कि जो ये प्रैक्टिस की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन, ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। और यही बिल्कुल सिमिलर मुद्दा जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इन्होंने भी उठाई है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। बट देखना है फिलहाल क्या होता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होता है तो दोस्तों संविधान में करना पड़ेगा संशोधन, अमेंडमेंट होगा, कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल देखा जाएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट करंट समय पर खबर क्या चल रही है ये आपको जानने को मिल चुका है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसका जो पूरा डिबेट चल रहा है फेवर में क्यों है, अगेंस्ट में क्यों है, सब कुछ बातें आपको जानने को मिलेगी। लेकिन पहले ये जान लो सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। जैसे यहाँ पे आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक देश और एक बार इलेक्शन करके काम खत्म। अच्छा, एक बार इलेक्शन करके काम खत्म मतलब ये है, जैसे आज आप देख पाते हो दोस्तों, इलेक्शन चलते रहते हैं इंडिया में, इलेक्शन का मेला हमेशा एक्टिव रहता है। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, अब धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस होते चल जाएंगे, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, है ना, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन चलते रहते हैं हमेशा। अभी यहाँ पे थोड़े समय पहले अभी देखा है आपने, झारखंड के इलेक्शंस खत्म हुए, महाराष्ट्र के इलेक्शन खत्म हुए, उससे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, साल भर में कितने इलेक्शंस आप लोग देख लेते हो।
तो बोला जा रहा है कि ये अलग अलग जो हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस जो अलग हो रहे हैं, ये सब क्यों ना एक ही बार में ही कंडक्ट कर लिए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक बार इंसान वोट देने जाएगा तो अपना सभी अपने राज्य के लिए भी वोट दे के चले जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट दे के चले जाए, काम खत्म। उसको बार बार यहाँ पर इस तरीके से इलेक्शन से के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। बार बार यहाँ पर इलेक्शन की बात नहीं होगी, एक ही बार में पूरे देश के इलेक्शन निपट जाएंगे। सभी राज्यों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बार में इलेक्शंस को निपटा देना इज नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है इतनी तो समझ में आ चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? ऐसा नहीं है दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन भारत में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव्स के इलेक्शंस आगे पीछे होने की वजह से ये पूरा फॉर्मेट बिगड़ गया। इस सब चीज़ों की शुरुआत होती कैसे है? देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ, हमारी केंद्र सरकार ने एक कमेटी को बनाया और वो जो कमेटी के लीडर हैं वो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इनको ये मामला सौंपा गया कि भाई आप ज़रा देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा है और बताइए इसको लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ समय बाद इस कमेटी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तो उसके बाद में दोस्तों इस कमेटी के अपने आप में रिकमेंडेशंस आते हैं, रिपोर्ट आती है और इस कमेटी ने पूरा समर्थन दिया है वन नेशन वन इलेक्शन को कि हाँ बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शंस होने चाहिए। प्रेजेंट समय पर स्टेट असेंबली और लोकसभा के जो इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे ही महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद अभी लोकसभा इलेक्शन निपटे, तो अलग अलग जो हो रहे हैं इनको हटा दिया जाए, इनको एक ही बार में काम खत्म कर दिया जाए, एक ही बार में सभी इलेक्शंस हो जाएं, 5 साल के लिए छुट्टी सभी लोगों की। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट मिलता है यहाँ पर इस कमेटी के माध्यम से। तो आपको ये जो मतलब है ये तो समझ में आ गया ना कि साइमल्टेनियस पोल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे कहीं पर आप लिखा हुआ देख लें साइमल्टेनियस पोल या साइमल्टेनियस इलेक्शन देख लें, सबका एक ही मतलब है कि सेपरेट इलेक्शन ना करवा के एक ही बार में सभी इलेक्शंस देश के एक ही जगह पे कंडक्ट करवा देना। नाउ द क्वेश्चन इज, इतिहास क्या रहा है? क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने बोला नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में 1967 तक ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो किया जाता था। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की आप देखोगे इतिहास में 1952 में 1952 में इलेक्शन हुए तो एक साथ हुए थे सबके, 1957 में भी, 1962 में भी, 1967 में भी। जो ये 4 इलेक्शन है वो साइमल्टेनियस थे, एक साथ ही यहाँ पर सभी के इलेक्शंस हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, सिचुएशन कई बार बिगड़ जाती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। कभी कभी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पहले डिसॉल्व करना पड़ जाता है ना भाई, सिचुएशन बिगड़ गई, एमपीज का सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाती हैं असेंबलीज। अब असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई तो नए इलेक्शंस होंगे। तो क्या हुआ कि 1967 तक तो सब सही चल रहा था, 1967 के बाद अगले ही साल 1968 में और उसके अगले साल 1969 में कुछ राज्यों के अंदर में गड़बड़ी हो गई और वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा। अब डिसॉल्व करने के बाद में वो पहले समय से पहले डिसॉल्व हो गए। अब डिसॉल्व होने के बाद में क्या हुआ, फ्रेश इलेक्शंस हुए, तो क्या हुआ, इलेक्शन आगे पीछे हो गए। अब कुछ राज्यों के इलेक्शन चले गए पीछे, कुछ के हो गए यहाँ पर आगे। तो अब क्या होता है, 1970 में अगर आप देखोगे तो लोकसभा पहले डिसॉल्व हो गई थी, है ना, क्योंकि आपको पता है भाई पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, ये आपको पता है। राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, वहाँ पे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, है ना। लेकिन लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होती है, इलेक्शंस हो जाते हैं लोकसभा के। जैसे अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए, सरकार चुनकर आई, तो उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। अब सरकार आएगी तो लोकसभा में बैठेगी, फिर शुरू होगा नया सत्र। तो लोकसभा यहाँ पर 1971 में 1970 के अंदर में अगर आप देखोगे तो पहले ही डिसॉल्व हो गई। अब पहले डिसॉल्व होने के बाद में फ्रेश इलेक्शन हुए इनके 1971 में, तो सब मामला बिगड़ गया कि भाई पहले एक साथ जो इलेक्शन चल रहे थे 1967 तक, उसमें क्या हुआ, कुछ राज्यों के इलेक्शन आगे हो गए, कुछ के पीछे हो गए, लोकसभा फिर डिसॉल्व हो गई, फिर उसके भी इलेक्शन पीछे हो गए। तो सब किसी राज्य के आगे चल रहे हैं, किसी के पीछे चल रहे हैं, कभी किसी के अगले साल हैं, किसी के अगले उससे अगले साल हैं, ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि सर क्यों ना सबको एक लाइन पे लेकर आया जाए। ये साइकिल जो ब्रेकडाउन हो चुकी है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, इसको वापस से क्यों ना शुरू किया जाए और वापस से एक साथ इलेक्शन क्यों ना करवाए जाए। आई होप अब आपको यहाँ पर ये जो हिस्ट्री है वो समझ में आ चुकी है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सर इसके आर्गूमेंट्स फेवर में क्या है? देखिए जैसा मैंने बोला इसको लेकर डिबेट है, तो कुछ लोग इसके फेवर में है और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है ना। पहले हम लोग बात करते हैं फेवर वालों की, लोग इसके सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा मुद्दा है
इसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के ऊपर में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में जो खर्चा होता है पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें लगभग 3870 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था। आप इमेजिन करो ये पैसा खर्च हुआ। 2015 के केवल और केवल बिहार के जो इलेक्शन हुए थे वहां पे अकेले केवल बिहार में 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया कि यह खर्चा बढ़ता चले जाएगा, 4,500 5,000 करोड़ तक हो रहा है। तो हर बार इतना खर्चा केवल एक सेपरेट इलेक्शन में हो रहा है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में अलग हुआ, अपने अपने राज्यों में खूब खर्चा हो रहा है। तो अब क्या होगा, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लगा देंगे तो इससे क्या होगा, पूरे देश के इलेक्शन एक जगह पर निपट जाएंगे और 4,500 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। और इन 4,500 करोड़ रुपए में पूरे देश के इलेक्शन निपट जाएंगे। जो अभी कुछ कुछ राज्यों के अकेले अकेले 300 करोड़ का खर्चा आ रहा है, वो सब यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा कम। तो जो पैसा बचेगा उसका अच्छी तरीके से फाइनेंशियल यूज़ किया जा सकेगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर कम हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, समझ गए, ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरा, बार बार आप देख पाएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग जाता है, क्योंकि जब जब इलेक्शन आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है कि भाई आप डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी अब कुछ और अनाउंस नहीं कर सकती, कोई नई स्कीम नहीं लेकर आ सकती, ठीक है, कि अपनी पावर बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग फेवर में इसलिए भी हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सरकार बार बार इलेक्शन में नहीं उलझेगी। अब क्या है, हर बार इलेक्शन आ रही है तो हर बार यहाँ पर रैलीज और ये सब वगैरह निकल रही हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपने वर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, गवर्नेंस के ऊपर में ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि हर 6 महीने हर एक साल में इलेक्शन आ रहे हैं। तो इससे क्या है, वो वापस से इलेक्शन की तैयारी में, इलेक्शन जीते फिर इलेक्शन की तैयारी में लग गए, फिर जीते फिर तैयारी में लग गए। तो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के ऊपर में कौन ध्यान देगा। तो ये बोल रहे हैं इससे जो डिसरप्शन है लोगों की लाइफ में भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के में भी, ये डिसरप्शन कम हो जाएगा। एक बार इलेक्शन निपट गए, 5 साल के लिए झंझट खत्म, वो अपना गवर्नेंस पे अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, ये लोगों का कहना है। फिर एक और फेवर में अगर आप जो देख पाओगे वो है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी, वही जो मैं आपको बताया, काम करने का तरीका इंप्रूव हो पाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब आपको बहुत सारे पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि एक बार में इलेक्शन निपट जाए, और एक बार में जब निपट जाएगा तो पूरे साल यहाँ पे आगे के लिए जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, देश के अंदर सुरक्षा है, उसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए उस पुलिस का उपयोग कर सकते हैं, ना कि बार बार इलेक्शन जब हो रहे हैं तब तक पुलिस को वहाँ पे तैनात कर दो। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में इससे वोटर काउंट बढ़ेगा। अभी बार बार इलेक्शन होता है तो किसी वोट में लोग जाते हैं वोट देने के लिए, किसी में नहीं जाते। आधे लोगों को पता नहीं होता कि ये इलेक्शन कौन से हैं यार, बार बार इलेक्शन हो रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें बस खाली पता है इलेक्शन है हर, तो वो सोचते हैं यार कि आप मतलब एक पिछली बार दिया तो था, आप क्या दें, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो वोटर टर्नआउट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, किसी इलेक्शन में वोटर टर्नआउट ज़्यादा है, किसी में कम है। जब एक बार में हो जाएंगे तो उन्हें पता है कि हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे और पूरे देश के स्तर पे होंगे, सभी राज्यों के एक साथ होंगे, हमें एक बार वोट देना है, राज्य के लिए भी एक बार देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो इससे क्या होगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे वोट देने के लिए। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ये हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में रहने वाले लोग। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट में रहने वाले लोगों की ज़रा सुन लेते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बोला हर सिक्के के 2 पहलू, दोनों पढ़ के जाइए। अब इस कॉन्सेप्ट के दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इसमें चैलेंजेस भी हो सकते हैं। चैलेंज नंबर 1 ज़रा सुनिएगा, और जो कि सही बात भी है। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। क्या ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी उतनी जवाबदेही नहीं रहेंगी कि भाई 5 साल के लिए वो एक बार में इलेक्शन जीत चुकी हैं, तो क्या वो पब्लिक की उन 5 साल में सुनेंगी? कभी नहीं सुनेंगी। इलेक्शन रेगुलर होते रहते हैं, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर वो डिमांड्स पूरी कर रही हैं, पब्लिक के लिए काम कर रही हैं। नहीं तो फिर 5 साल में कुछ नहीं किया जाएगा, और फिर उसके बाद में जब इलेक्शन आने वाले होंगे तब वो सब फिर से एक्टिव हो जाएंगे कि हम ये स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम ला रहे हैं, इतने रुपए की स्कीम है, उतने रुपए की स्कीम है, आपके अकाउंट में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, उस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वोट जीत जाएंगे, फिर आगे 5 साल के लिए काम खत्म, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर उस समय एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, जो कि सही बात है। हाँ बिल्कुल चैलेंज है पहला, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा चैलेंज अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फेडरल पावर है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई फेडरलिज्म वाला जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है वैसे क्लियरली डिफाइन नहीं है जैसा आपको पता है, लेकिन जो फेडरल पावर हम लेकर चलते हैं
अपने देश के अंदर में वो कमज़ोर पड़ जाएगी। फेडरल मतलब भाई अगर आप देखोगे तो पावर्स बटी हुई हैं। हमारे संविधान ने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर नहीं दी है, स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दी है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दोस्तों कुछ छोटी छोटी लोकल पार्टीज़ भी हैं। जैसे अभी यहाँ पर तमिलनाडु के जो एम के स्टालिन है, जैसे मैंने बोला कि एम के स्टालिन ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कंसर्न है वो उठाया है। तो एम के स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो केवल तमिलनाडु तक सीमित है ना। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे एम के स्टालिन के अलावा जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, टीएमसी पार्टी है उनकी, तो वो भी केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित है। तो ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोगों को केवल बड़ी पार्टीज़ के बारे में पता है, इन लोकल पार्टीज़ के बारे में नहीं पता है। तो वो घुमा फिरा के यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी पार्टीज़ को वोट देंगे। जैसे आज आप जानते हैं बीजेपी के बारे में जानते हैं, कांग्रेस के बारे में जानते हैं, तो कुछ ही एक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मेजर पार्टीज़ है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, ऑटोमेटिक फ़ायदा मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन का। समझ रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए तो स्टेट इलेक्शन कहीं ना कहीं छिप जाएंगे, स्टेट इलेक्शन ओवर शेडो हो जाएंगे, इसके ऊपर से निकल जाएंगे यहाँ पर ये नेशन इलेक्शन। नेशन के आधार पे वोट मिल रहा होगा फिर, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो फेडरल पावर दी गई है स्टेट में भी इलेक्शंस होंगे अलग से, तो क्या हो गया फिर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवर शेडो हो रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला पहले ये एग्जैक्ट सिस्टम था, 1967 तक ऐसे ही इलेक्शन हुआ करते थे। समझ रहे हैं इस बात को। फिर एक और यहाँ पर इसके पॉइंट अगेंस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगेंस्ट में एक पॉइंट यह है कि भाई जो कुछ लोकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़, अलग अलग रीजन में छोटी छोटी पार्टीज़ भी यहाँ पर होती हैं, उनका नाम और निशान खत्म हो जाएगा, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगी, है ना। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को जब लागू करेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे नेशनल सिक्योरिटी सही रहेगी, बार बार पुलिस को जो तैनात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक साथ पूरे देश के इलेक्शन करवाएंगे, हर एक राज्य के इलेक्शन करवाएंगे एक साथ, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, हैवी सिक्योरिटी फोर्स आपको तैनात करनी होगी, जिससे यहाँ पर हमारे देश की सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है, दूसरे देश को मौका मिल सकता है अपनी रिवेंज को, या मतलब जो भी यहाँ पर उनका जो आइडियोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने का, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि मतलब फेवर और अगेंस्ट में सर हमें समझ में आ गया है, लेकिन अगर चाहें, जैसे यहाँ पे बात हो ही रही है, पीएम मोदी भी बोल चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन करंट टर्म ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। तो सर इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या कोई चुनौती नहीं है कि एकदम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हर्डल्स हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से आपको संविधान में बदलाव करने होंगे, अमेंडमेंट करने होंगे 5 आर्टिकल्स के अंदर में, आर्टिकल 18, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, ऐसे ढेरों आर्टिकल है जिसमें बदलाव करना होगा। आपको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होगा इसको पास करवाने के लिए, समझ रहे हैं। 50% रेटिफिकेशन चाहिए होगा, आधे से ज़्यादा राज्य अगर सहमत होंगे तभी ये हो पाएगा काम, तो जो कि गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है चैलेंजिंग रहने वाला है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी समस्या आएंगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज आएगा कि भाई इतने बड़े एरिया में इस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, है ना। फिर कैसे होगा, ईवीएम के आधार पे होगा, तो ऐसी ईवीएम मशीन्स को तैयार करना, थोड़े बहुत यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे। जो बर्डन है ईसीआई के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर भी यहाँ पर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई। क्लियर हो गया? चलिए फिर क्लियर हो गया है तो आगे आते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसी आर्टिकल के आधार पे मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे तो बहुत क्वेश्चन दे चुका हूँ। बाकी चाहो तो अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आप वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में रहना चाहेंगे, अगेंस्ट में? अगर फेवर में रहना चाहेंगे तो क्यों, और अगेंस्ट में रहना चाहेंगे तो क्यों? रीज़न, सॉलिड रीज़न लिखिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में, सभी लोग पढ़ेंगे, अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे एक आर्टिकल है जहाँ पे बोला जा रहा है झारखंड का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने अभी एक कानून के ऊपर रोक लगा दिया है। हुआ क्या एक्चुअली में कि जो झारखंड की सरकार है, अभी रिसेंटली यहाँ पर जेएमएम पार्टी वापस से आ चुकी है, आपको पता है। तो उनकी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया झारखंड के अंदर में कि झारखंड में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अंदर में रिजर्वेशन लेकर आएंगे। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन, और वो रिजर्वेशन कितना होगा? 75%। लेकिन ये 75% आरक्षण ला किसके लिए रहे हैं? लोकल्स के लिए।
कहने का मतलब है कि ये जो लॉ है ये बोलता था कि झारखंड के अंदर में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को पहले तो झारखंड के लोकल लोग जो हैं उनको नौकरियां देनी होगी। उन कंपनियों में 75% रिजर्वेशन रहेगा। किसके लिए? झारखंड के लोकल पीपल के लिए। तो वो कंपनियां 75% 75% जितनी भी पोस्ट हैं वो झारखंड के लोकल लोगों से ही भरेंगी। उसके बाद कोई दूसरा राज्य का जाके वहां पे काम कर सकता है। तो पहले 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स के लिए होगा प्राइवेट सेक्टर में। ये झारखंड की सरकार लॉ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे झारखंड के हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस लॉ के ऊपर में रोक लगा दी है। और ये झटका लगा है करंट समय पर झारखंड के चीफ मिनिस्टर को, हेमंत सोरेन को, क्योंकि वही ये लॉ लेकर आए थे। तो अभी यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का कहना यह है कि भाई ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पे जो झारखंड में हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे पहले हरियाणा भी कर चुका है कि 75% रिजर्वेशन लेकर आएंगे, यानी उनके राज्य में जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं सबसे पहले यहाँ पर उन लोकल लोगों को दी जाएगी, उसके बाद कोई बाहर का दूसरे का राज्य का जाएगा तब उसको मिलेगी। ठीक है। अब चाहे यहाँ पर वो जो कंपनी है, कंपनी काफ़ी बार नाराज़ भी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे लोकल एरिया में 75% रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन का नंबर बहुत बड़ा है। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में स्किल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, ऐसे भी होंगे जिनके पास में स्किल्स नहीं है। तो कंपनी को ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को भी रखना होगा जिनके पास में स्किल्स नहीं है, या स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए अलग से बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, कंपनी सेटिस्फाई नहीं होंगी, कंपनीज वो राज्य छोड़कर निकलने लगेंगी दूसरे राज्य में। तो ये दोस्तों इकोनॉमिकली भी यहाँ पे कह सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए सही नहीं रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भी फायदे और नुकसान क्या होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट के आप उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, मामला क्या है वो पता होना चाहिए, उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड। उसके अलावा एक टॉपिक से क्या पूछ जाएगा? कुछ नहीं। हर एक टॉपिक में केवल इतना इतना कंटेंट रेडी कर लोगे करंट अफेयर का या किसी भी टॉपिक का, तो एग्जाम में भाई इसके अलावा पूछेगा क्या? या तो चैलेंजेस पूछेगा, या उसके फायदे पूछ लेगा, या वो एग्जैक्टली है क्या वो पूछ लेगा। समझ रहे हैं ना? तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो झारखंड के हाईकोर्ट का कहना यह है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो इक्वालिटी की बात करता है ना? आपके पास में फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, वो भेदभाव ना करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। तो भाई ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे सिद्धांत कहाँ गए? इन सब सिद्धांतों को कहीं ना कहीं वॉयलेट किया गया है झारखंड की गवर्नमेंट के थ्रू। ये बात यहाँ पे झारखंड के हाईकोर्ट ने बोली है। तो जो लॉयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे उनका कहना यह है कि झारखंड की सरकार इस तरीके से डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज के ऊपर में जोर नहीं डाल सकती कि केवल झारखंड के ही लोगों को ही 75% रिजर्वेशन देके वहाँ के लोगों को नौकरी दी जा सके। इसमें यहाँ पे दूसरे स्टेट्स को अलाउ करना होगा, क्योंकि ये कोशिशें पहले देश में हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। हरियाणा की सरकार भी इस प्रकार का 75% रिजर्वेशन ला चुकी है अपने लोकल लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे पंजाब हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी स्ट्रक डाउन कर दिया था उस मामले को कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरासर वायलेशन है लोगों के राइट्स का। समझ रहे हैं? अब जरा आगे की बात सुनिए। ये कुछ नोट्स वगैरह आप इकट्ठे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, इसको ना जो हम बात करते हैं लोकल्स के लिए रिजर्वेशन देना प्राइवेट सेक्टर में, इसको हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। जहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं वहीं पे उनको आरक्षण दे देना उनके एरिया में। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज है इक्वालिटी की। जब बात करते हैं, अब आर्टिकल 14 है भाई, संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। कानून के नजरिए में सब लोग समान हैं, एक समान है। वो सब क्या कहाँ जाएगा फिर आर्टिकल 15 बात करता है आप डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। और यहाँ तो दूसरा स्टेट का लोग जा ही नहीं सकता फिर वहाँ पे झारखंड के अंदर काम करने के लिए, या कोई दूसरा राज्य ऐसा काम करेगा। कर्नाटका भी रिजर्वेशन लेकर आ रहा था, आपको पता है। तो दूसरे स्टेट के लोग नहीं जा सकते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? दो स्टेट्स के बीच में भेदभाव है। इससे यहाँ पर कह सकते हैं उस स्टेट के इंडिविजुअल और दूसरे स्टेट के जो इंडिविजुअल है उनके बीच में भी क्या होगा, जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर यहीं पे बोला जा रहा है आर्टिकल 16 का रेफरेंस दिया गया है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे लोगों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड करवाता है। तो भाई यहाँ पे इस प्रकार का डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। सबसे पहला चैलेंज यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। दूसरी बात, ये केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जरा सुनिए। 1984 का एक केस है, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि अगर आप इस तरीके से कुछ लोगों को, अपने लोकल लोगों को इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस मत दीजिए, ठीक है, लेकिन आप एब्सोल्यूट 75% रिजर्वेशन, ऐसा थोड़ी होता है कि आप 75% रिजर्वेशन दे देंगे, 75% के बाद दूसरे लोगों के लिए क्या रह गया।
और वो कंपनीज भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। फिर ऐसी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को ही बोला जब मध्य प्रदेश की सरकार ने 75% डोमिसाइल कोटा दे दिया बीएड की सीट्स के ऊपर में। फिर यही मामला दोस्तों बढ़ते बढ़ते नवंबर 2023 तक पहुंचा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी हरियाणा के इस लॉ को कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, क्योंकि हरियाणा भी क्या कर रहा था, 75% रिजर्वेशन लेकर आ रहा था अपने लोकल लोगों के लिए कि भाई हरियाणा में जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं वहाँ पे 75% नौकरियां सबसे पहले हरियाणा के लोगों को मिलेगी, उसके बाद किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिलेगी। तो इसको यहाँ पे असंवैधानिक कह दिया गया। फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ा रेफरेंस दिया जा रहा है कि आप रिजर्वेशन में जो ये कोटा 75% रख रहे हैं ये गलत रख रहे हैं। रीज़न क्या है, आपको इंदिरा सोहनी जजमेंट के बारे में पता होगा। एक केस हुआ था, बहुत बड़ा केस रिजर्वेशन को लेकर, इंदिरा सोहनी केस 1992 का। और इस केस के अंदर में जो ये रिजर्वेशन दिया गया था, चाहे इसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन की भी हम बात करें, इसमें इंक्लूडेड है, तो जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये लिमिट यहां पर लगाई गई थी दोस्तों, 50% रिजर्वेशन, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां पर 75% डोमिसाइल कोटा की बात हो रही है, 75% रिजर्वेशन की बात हो रही है। इस वजह से यहां पर यह मामला उठकर आया। लेकिन वही बात है, फिर से अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उस स्टेट के लोकल लोगों को बहुत सारे नौकरियाँ मिलेंगी, उस स्टेट का यहाँ पर कल्याण होगा, लोग अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी, तो फ़ायदा भी होगा। तो लोग यहाँ पर इसके फेवर में भी हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। फेवर और अगेंस्ट का मामला क्या है, ज़रा ये सुनिए। पहली चीज़, अगर इस तरीके का लोकल लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक पर्टिकुलर रीजन में रिजर्वेशन लेकर आओगे तो इससे अच्छी बात है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोकल एरिया में लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। अब जैसे झारखंड में बात हो रही है, तो झारखंड के जो लोग हैं उनके पास में नया अवसर आ गया, नई नई जॉब्स मिलेंगी, कंपनीज को उनको रखना ही पड़ेगा। कंपनी पहले 75% सीट्स उन्हीं लोगों से भरेंगी, लोकल लोगों से, उसके बाद देखेंगे कोई बाहर का राज्य का कोई लिया जाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगारी है झारखंड में वो कम हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ झारखंड का, ऐसे दूसरे स्टेट में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो इकोनॉमिक इक्विटी बढ़ेगी, लोग नौकरी पे जाएंगे, लोग कमाएंगे, उस एरिया का रीजनल डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, है ना। तीसरा क्या है, लोगों को स्किल मिलेगी, स्किल नहीं है उनके पास तो स्किल देना पड़ेगा, उनका कंपनीज को स्किल प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा नहीं है झारखंड में हर एक व्यक्ति के पास में स्किल है, या पूरे देश में हर एक व्यक्ति के पास में स्किल है। कुछ के पास स्किल्स हैं, कुछ के पास में स्किल्स नहीं है। तो जिनके पास में नहीं है उनको स्किल्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाने होंगे, उन प्रोग्राम के तहत सपोर्ट करना होगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। स्किल प्रोवाइड करवाओगे तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी, तो लोगों को स्किल में मिल रही है, नौकरी मिल रही है, उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उस एरिया में स्टेबिलिटी हो रही है, और उस स्टेट का जो टैलेंट है वो दूसरे राज्य में नहीं जा रहा है। क्योंकि मान लो उस राज्य में सारे अवसर मिल रहे हैं उस इंसान को, तो वो दूसरे राज्य में क्यों जाएगा, तो उस राज्य में रुका हुआ है। जैसे आज आप देख पाओगे नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो सीधा साउथ इंडिया में जा रहे हैं काम करने के लिए, है ना। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ये रुक जाता है। फिर आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब लोग अपने एरिया में रुके हुए हैं, उनको हर एक फैसिलिटी वहीं पे मिल रही है, तो उससे उनकी जो भाषा है ना, वो भी बची हुई है, उनको कोई दूसरी चीज़ नहीं सीखने को मिल रही है। मतलब कोई दूसरी राज्य की चीज़ सीखनी नहीं पड़ रही है, अपना जो लोकल कल्चर है उसको वो बचा पा रहे हैं, उसको प्रमोट कर पा रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सारे आर्गूमेंट्स इसके फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया की खूबसूरती यह है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर सभी के अलग अलग हैं, उसके बाद हम एक साथ रहते हैं, तो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है हर एक का। तो दोस्तों इस तरीके से फेवर में आर्गूमेंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि भाई इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर, इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट बार बार इसको स्ट्रक डाउन कर रहा है, जो भी राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट इसको रोक दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर में। ये क्या मामला है? क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से कंपनी की एबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में काफ़ी कंपनी बोल चुकी थी इस लॉ को सुनने के बाद कि हम तो यहाँ पर छोड़ देंगे, दूसरे राज्य में जाके फिर कंपनी लगाएंगे, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रीज़न यहाँ पर क्या है? क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहती है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस अंदर बहुत टैलेंट होना चाहिए, उस बेस्ट टैलेंट को वो हायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जिसके पास में स्किल नहीं है तो उसको पहले स्किल प्रोवाइड करना, तो कंपनी नहीं चाहेगी एक्स्ट्रा खर्चा करना कि पहले मैं अपने एक्सपेंसेस करूं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करूं, फिर लोगों को ट्रेन करूं, उसके बाद यहाँ पर कंपनी में रखूं। ठीक है, गवर्नमेंट चाह रही है अच्छी चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए कि हाँ देखो स्किल प्रोवाइड करवाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने बेनिफिट्स की बात करेगा। वो सोचेगा अगर मैं यही करने में लग गया तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, मैं यहीं फंसा रह जाऊँगा, वो कंपनी शिफ्ट हो जाएगी दूसरे राज्य में।
समझ रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके के लॉज नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, उस एरिया में फिर जैसे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जब कंपनी नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिर कहाँ से होगा। तो इस वजह से ये आर्गूमेंट बहुत सॉलिड है, इसके अगेंस्ट में है। दूसरा समस्या है स्किल शॉर्टेज। लोकल वर्कफोर्स में कई बार स्किल्स की कमी होती है, तो इसकी वजह से जो कंपनीज है वो नहीं रखेंगी। ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनीज भागने की कोशिश करेंगी वहाँ से। ठीक है, फिर उस एरिया में, उस लोकल एरिया में जैसे आपने रिजर्वेशन लगा दिया है, स्किल नहीं है, कंपनी खुद भाग रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उस एरिया में। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अगेन उस एरिया का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो और ज़्यादा बेकार होने लगेगा। फिर डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ना, इसको बार बार भेदभाव के तौर पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो लोकल जो कैंडिडेट्स हैं चलो वो सपोर्ट करेंगे, उनके लिए लाई गई है, लेकिन जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स हैं वो सब यहाँ पर इसके अगेंस्ट में बोलेंगे कि भाई ये एक भेदभाव है। बाहर से भी काफ़ी सारे लोग आके उस एरिया में काम कर रहे होंगे कंपनीज़ के अंदर में। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा आधार है। एक तरफ हम बात करें इकॉनमी इंप्रूव होगी फेवर में, लेकिन जब कंपनी नहीं रहेगी तो अगेंस्ट में ये देखिए, कंपनी नहीं रहेगी तो उस एरिया में जो इकोनॉमी है उसके ऊपर में एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अब आप लोगों से यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि इस आर्टिकल से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोलता है, असेस द आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट स्टेट इम्पोज्ड डोमिसाइल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर बताना है कि भाई जो आज के समय पर राज्य सरकार अपने लोकल रिजर्वेशन या डोमिसाइल रिजर्वेशन जो लेकर आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर में, उसमें क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, क्या अगेंस्ट में डेटा हो सकता है, ज़रा इसका आकलन कीजिए। तो 250 शब्दों में आंसर लिख के बताना है। आइए बताता हूँ कहाँ पे सबमिट करोगे। पहले मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है, भारत में निजी रोजगार में राज्य द्वारा अधिवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का आकलन कीजिए। और आंसर लिखने के बाद में सबमिट करना है। सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। तो झारखंड रिजर्वेशन वाला आर्टिकल तो कर दिया है दोस्तों हमने समाप्त। इसके बगल में एक और आर्टिकल है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। ये सीधा प्रधानमंत्री को एडवाइस देते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे। तो इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, आर्टिकल पढ़ोगे और अच्छा भी लगेगा। फिर इसके अगला जो आर्टिकल है वो भी इससे लिंक है। ये बोलते हैं आज इंडिया जाना जाता है नौजवान लोगों के लिए। दुनिया भर में हम देख पा रहे हैं पॉपुलेशन क्राइसिस है। साउथ कोरिया ख़त्म होने वाला देश है, वहाँ पे आबादी ख़त्म हो रही है। चाइना अपने ही लोगों को पैसा दे रहा है, रशिया फैमिलीज़ को पैसा दे रहा है कि भाई यहाँ पर आप बच्चों को जन्म दीजिए, पॉपुलेशन बढ़ाइए। वहीं पर इंडिया में पॉपुलेशन अभी भी स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी रहेगी। लेकिन करंट समय पर जो नौजवान लोग हैं इंडिया में वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यूथ की कंट्री बोली जाती है इंडिया। लेकिन क्वेश्चन ये है, वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ नौजवान लोग हैं, उनसे हमारी देश की इकॉनमी को फ़ायदा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना। हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वही यूथ को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देना था देश की इकॉनमी के अंदर में, लेकिन उनको देश में अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। इसी वजह से आज दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वो नौजवान आगे जाके बूढ़ा हो जाएगा, तो आपने सही समय पर उसके बेनिफिट्स को रीप नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री बनने की, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का यूथ आज इन सब कष्टों की वजह से या इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। और मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजरना ये कोई सही बात नहीं है, हमारे देश के लिए ही सिचुएशन खराब होने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी अनंत नागेश्वरन जी है, ये मेंशन करते हैं कि भाई हमें क्या करना होगा, अटेंशन देना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, नौकरी जनरेट करें। फुल पोटेंशियल में लोगों का यहाँ पे यूज़ करना होगा, मतलब लोगों को अवसर देना होगा कि वो नौकरी करेंगे, देश के प्रति इकॉनमी को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें ना होने की वजह से जो फोकस है हमारा, मतलब जो यूथ है उनका मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो चुका है। आज वो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी के साथ में यहाँ पर वो पीड़ित हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सोसाइटी की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी, कि हमें सबको मिलकर काम करना होगा
इस यूथ को यहाँ पर इस डिप्रेशन, इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निकालना होगा। और इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस के पीछे का एक मेन कारण यह है लोगों का स्क्रीन टाइम। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप चारों तरफ देखेंगे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अपने आपके टैलेंट को आपको खोजना होगा। लेकिन आज जो यूथ है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है स्क्रीन पर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर में, और खासकर इंस्टाग्राम के ऊपर में जो रील्स का कंजम्पशन है वो पिछले अभी डेटा देखा होगा कितना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। तो एक रील देखने बैठते हैं, आप 100 रील देख डालते हैं, घंटा 2 घंटा वहीं पे बर्बाद हो गया। फिर सोचते हैं कल से तैयारी करेंगे या कल से कुछ नया करेंगे। उतना ही टाइम बचा लिया होता, अपने अंदर के स्किल को जगाना पड़ेगा, अपने टैलेंट को देखना होगा, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा बहुत भी बेहतर हो सकते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, उसके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर टैलेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी, जो अपना पोटेंशियल है, उसको बचाकर सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कंजम्पशन हो रहा है, आप फालतू का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और दिमाग उन सब चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है ना। बड़े बड़े यहाँ पर एंटरटेनमेंट ड्रामास वगैरह चल रहे हैं, तो वो सब से यहाँ पर लोग उन सबको कंज्यूम करके अपने ब्रेन की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। उसी एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज कर सकते हैं आप सभी लोग। एक एग्ज़ाम के लिए आपने गोल सेट किया है तो उसके प्रति लग जाओ अच्छे से। टारगेट दिया है कि भाई यहाँ पर 1 बार 2 बार निकालना है मुझे, तो उसके प्रति यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट तो कर दो ना, जो गोल सेट किया है। अब कुछ लोग होते हैं गोल सेट भी कर लेते हैं तो अपना डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते, वो भी इसी मोबाइल फ़ोन के जाल में फंस जाते हैं। मोबाइल फ़ोन लिटरली एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपका माइंड है ना, अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख गए, कुछ भी नहीं है। अब दुनिया में मैं आपसे पूछ सकता हूँ, देखो एक सिंपल सी बात, आप दुनिया में क्या कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। आपके हाथ में कुछ है कि आप दुनिया में उस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लें? नहीं। आप दुनिया में केवल एक चीज़ कंट्रोल में कर सकते हैं, वो है अपना दिमाग, अपना माइंड। उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। नहीं कर पाते या नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है। एक बार आपके हाथ में आ गया, अपने हिसाब से यहाँ पर उसको चलाने लगे, है ना, अपने हिसाब से यहाँ पर उससे काम करवाने लगे, तो आप समझना आधे से ज़्यादा जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। आज 99% ऐसे लोग हैं जिनका अपना खुद का कंट्रोल अपने ब्रेन पे नहीं है। उनका विल पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो दिमाग ने कह दिया करना है वो करना है, टाइम वेस्ट करना है करना है। आप खुद देखोगे कि जब आप बैठ के स्क्रीन जो रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होंगे तो दिमाग कहेगा और स्क्रॉल करो, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। टाइम देखोगे, अरे यार अभी तो 15 मिनट और हैं, है ना, इतने बजने में 15 मिनट और हैं, 20 मिनट और हैं, थोड़ा और स्क्रीन। और देखते देखते यार इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। संभालो अपने आप को, समझ रहे हैं? और ये वाकई में एक कंसर्निंग सिचुएशन है। अपने आप का पोटेंशियल जगाओ और अपने आप के पोटेंशियल को चैनलाइज करो एक प्रोडक्टिव थिंग के अंदर में, एक प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर में। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर उसको उपयोग करना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नहीं। आप ऐसा कंटेंट देखो या इस चीज़ से अपने आप को सराउंड कर लो जो सब चीज़ आपके गोल से ही रिलेटेड है, जो बार बार आपको गोल की याद दिलाएगा, बार बार आपको याद दिलाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे रास्ते से भटकना नहीं है। आज कॉमेडी देख देख के यहाँ पर बिना फालतू में हंसे जा रहे हैं अपने आप का दिमाग हल्का करने के लिए। दिमाग हल्का हो जाएगा 1 मिनट में, 10 मिनट में। अब 10 मिनट से ज़्यादा लेना है क्या? बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। मैंने बोला, जैसे बोला स्क्रीन आप रील्स वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, 10 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, बस। बाकी अपने टाइम पे लग जाइए। बाकी बहुत कुछ है करने के लिए। अपनी हेल्थ के ऊपर में ध्यान दो, वर्कआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपने गोल अपने डिसाइड किया उसके प्रति आपको मेहनत करनी होगी। चलिए, फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात हो गई है, आगे आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट, मतलब मैसेजेस देखता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर में, लिटरली वो कहते हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन से छूट नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। अरे बंद करके रख दो उसे थोड़े समय के लिए, हाँ मत देखो कोई सा वीडियो, ठीक है। अब यार ऐसा ही करना पड़ेगा जब मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि वो छूट नहीं पा रहा है। यार ये चीज़ गलत है कि छूट नहीं पा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, छूट नहीं सकती। वो आप छोड़ना नहीं चाह रहा, आपका दिमाग नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ज़रा इसको सुनिएगा। यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो भी बात बोली है इन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रॉब्लम यह है कि आज जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर मैं एक स्टैटिक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये देखो, WHO और यूनिसेफ, ये दोनों बॉडीज़ ने मिलकर मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन और यंग पीपल को लेकर ये पूरा डेटा रिसेंटली रिलीज़ किया। और ये बोलते हैं लिटरली ऐसे बच्चे जिनकी उम्र
15 से 19 साल है वो यार यहाँ पर स्ट्रेस में है, इस उम्र में स्ट्रेस है उन्हें, ठीक है। वो अपनी यहाँ पर एबिलिटीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर भाई क्षमता क्या है, वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। 1/3 जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो इंसान में 14 साल में आ जा रही है। 18 साल तक यहाँ पर वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित हो जाता है। 50% जो एडोलेसेंट्स हैं आज, जिनकी उम्र 10 से 19 साल है, वो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं। ये उम्र मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरने की, देखो 10 साल, 15 साल, 19 साल, यहाँ पे एंजाइटी हो रही है लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो बिहेवियरल डिसऑर्डर हो रहा है इनमें। रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं। आप भटक चुके हो बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आज बहुत सारी जो डेथ हो रही है, डेथ के पीछे का कारण ये है, ये वर्ड देखो जो मैंने सर्किल किया है, स्पेशली यहाँ पर 15 से 19 साल के बच्चे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे आज के समय पर जो ये यूथ है, जो ये मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, वाकई में यहाँ पर एक चिंता का विषय है, एक कंसर्न वाला सिचुएशन है। यहाँ पे समझना होगा, ज़रूरत समझनी होगी लोगों को, है ना। फैमिलीज़ का एक सपोर्ट होना चाहिए और फैमिलीज़ को भी बातचीत करनी होगी, पेरेंट्स को भी यहाँ पर फ्रेंडली होना होगा, उससे डिस्कशन करने होंगे, बातचीत करनी होगी। और कहीं ना कहीं हमें भी यहाँ पर उनको एक ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवसर्स हैं वो देने होंगे। बाकी यहाँ पर भारत के एफर्ट बहुत सारे हैं कि अगर हम किस किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। फिर स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में, जहाँ पे फ्री केयर प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो व्यक्ति साइकोसिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फिर सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी, आप ये देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल करने के लिए वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर भारत ने डेवलप कर रखी हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। नाउ लास्ट आर्टिकल है आज का, और आज के बिल्कुल न्यूज़पेपर में आखिरी पेज पर है जो हमारा साइंस एंड टेक का पेज होता है। उसमें एक आर्टिकल तो डिजीज़ एक्स को लेकर है, लेकिन जो डिजीज़ एक्स है ये आप देख पाओगे, उसी के नीचे यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा स्वीट एंड ड्रिंक्स को लेकर। जो डिजीज़ एक्स है इसको लेकर याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। 10 दिसंबर 2024 को ये मैंने वीडियो अपलोड किया है और आज 13 दिसंबर है, तो आज से 3 दिन पहले ये वीडियो डाला हुआ है, थंबनेल लगा हुआ है, इसको जाके चेक कर लेना। डिजीज़ एक्स क्या है, पहले ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करिएगा। यहाँ पे आते हैं काम की चीज़ के ऊपर में। देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और एक डेटा आया, एक स्टडी हुई है स्वीडन के अंदर में, जहाँ पे बोला जा रहा है जो स्वीट एंड ड्रिंक्स होती हैं, जो शुगर है स्पेशली, उससे कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं। ज़्यादा चीनी का कंजम्पशन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो जो स्टडी हुई स्वीडन में, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जैसे आज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऐसी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स है मार्केट के अंदर में, उनमें कुछ नहीं केवल और केवल शुगर ही मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से एक इंसान जब इसका कंजम्पशन करता है तो उसके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। देखिए रिपोर्ट में ये भी बोला गया है जो ओकेजनली होता है, मान लो कोई यहाँ पर 15 दिन में एक बार उसको कंजम्पशन कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट द थिंग इज कोई रेगुलर कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे वो एक फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। रिसर्चर्स ने यहाँ पर यह बताया है कि आप डिफरेंट टाइप्स के शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के शुगर कैसे हो सकते हैं? ड्रिंक्स में बहुत सारे शुगर इस्तेमाल हो रहा है, चीनी का आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इससे प्रॉब्लम है, बहुत कम कर देंगे तो उससे भी दोस्तों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको इसको मॉडरेट लेवल पे रखना होगा। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि आज जो ड्रिंक्स आ चुकी हैं मार्केट के अंदर में, बेवरेजेस इतने सारे हैं, ये बड़ी समस्या है। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक इंसान को स्ट्रोक हो सकता है, एनेरिज्म हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अब शुगर के सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप ये देखिएगा, सोर्सेज डेफिनेटली बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह से यहाँ पर आपको शुगर कंजम्पशन मार्केट में ज़्यादातर जो फूड्स हैं वो सब ऐसे ही शुगर प्रोसेस फूड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, आप देख पाएंगे कई बार पेस्ट्री हैं और बहुत सारे बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। इन ये सब समस्याएं हैं और इससे 7 प्रकार की हार्ट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। 2 प्रकार के स्ट्रोक हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एनोरिज्म हो सकता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, ऑर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। ये सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। यहाँ पे लोगों को मॉनिटर किया गया है, इस पूरे स्टडी में चेक किया गया है, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन को देखा गया है। तो यहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, आप एक्सट्रीमली लो कर देंगे, बिल्कुल ही शुगर का कंजम्पशन नहीं करेंगे, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितनी नेसेसरी है आपके बॉडी के लिए
जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कर सकते हैं, क्योंकि शुगर हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चीनी को कंज्यूम करोगे तभी शुगर मिलेगा। आप चीनी के कंजम्पशन को बंद कर सकते हैं। जो आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी मिलता है, बट आपको ध्यान रखना है, आपको हेल्दी कार्ब्स खाने हैं। अब आपको पता है कार्ब्स भी दोस्तों सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। स्पेशली यहाँ पर कार्ब्स में आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके बॉडी को मतलब कह सकते हैं भरा भरा रखते हैं लंबे समय तक। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब में सबसे बड़ी चीज़ आती है ओट्स। ओट्स आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ठीक है, जो लंबे समय तक आपको फुल रखेगा। ज़्यादा कह सकते हैं कि बार बार अर्जिश नहीं होंगी कोई चीज़ खाने की, तो ये भी यहाँ पर एक बड़ा इफेक्ट आता है। क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म को अगर एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो उससे भी शुगर बढ़ता है। आप रोटी भी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी यहाँ पर घुलकर चीनी बननी है। लेकिन रिफाइंड शुगर और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हार्मफुल हो सकते हैं एक इंसान के लिए। जो वाइट शुगर की हम बात करें, जो चीनी घर में हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, इससे ही मोटापा होता है, मेटालिक सिंड्रोम हो सकता है, हाई ट्राइग्लाइसराइड्स हो सकता है ना। ये भी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे आते हैं। अब हमें समझना होगा कि जो ये शुगर है, इससे बहुत सारा जो फैट है बॉडी के अंदर में वो डिपॉजिट होता है। और आप अगर केवल शुगर को ही कट डाउन कर देंगे बॉडी से, तो कुछ समय बाद आप देख पाएंगे आपके बॉडी का जो फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, अगर आप हेल्दी डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है शुगर हटा दी और तला भुना खा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऑयली फूड खाया जा रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाया जा रहा है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। भारत के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मीठा बहुत पसंद किया जाता है। आज इंडिया की जो स्वीट्स होती हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, वो दुनिया भर में फेमस हैं। उसमें केवल शुगर नहीं होता, उसमें नट्स, मिल्क, सीड, ट्रांसफैट, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं आप कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल पे। आपको बिल्कुल भी ना ही एक्सट्रीमली लो करना है और ना ही एक्सट्रीमली हाई करना है, अदरवाइज। और जो वाइट शुगर है इसका कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है, जो घर में नॉर्मली चीनी खाते हैं, क्योंकि ये शुगर आपको कार्ब्स वगैरह से सब चीज़ों से मिल जाता है, उसका मतलब इंसुलिन आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाइट शुगर कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा। अगर आप एक्सेस में वाइट शुगर कंज्यूम करते हैं दोस्तों, तो सुनिए, इससे यहाँ पर आपकी दांत खराब हो सकते हैं। कहोगे दांत, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे गम्स होते हैं मुंह के अंदर में, उससे रिलेटेड नई नई बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, शुगर का एक्सेस कंजम्पशन आपके ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में बार बार डोपामिन रिलीज होगा। कई बार जो स्टडीज़ है वो ये बोलती हैं, जो आज मार्केट में ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स, कोकेन स्पेशली, कोकेन से ज़्यादा खतरनाक चीनी है, कोकेन से ज़्यादा खतरनाक शुगर है। कोकेन का एडिक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना एडिक्शन शुगर का है, ठीक है। जिसको ज़्यादा एडिक्शन है, जैसे ही चीनी मुंह में जाती है, ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन जो आपको खुशी देता है, प्लेजर देता है, आपका प्लेजर हार्मोन है वो, ठीक है। फिर अब बार बार कंजम्पशन करेंगे तो डोपामिन रिलीज होने की जो क्वांटिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतना मज़ा यहाँ पर आपका जो प्लेजर है वो किसी और चीज़ में नहीं आएगा जितना शुगर को कंज्यूम कर आएगा। तो इसलिए बोलते हैं ये अडिक्टिव हो जाता है, लत लग जाती है इसकी, जो ड्रग से भी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। फिर बात आती है स्किन की। ज़्यादा एक्सेस में शुगर कंज्यूम करने से चेहरे के ऊपर में जो रिंकल्स हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। बॉडी बहुत तेज़ी से यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक इंसान जो कम उम्र का है वो ज़्यादा बूढ़ा लगने लगता है ना। और बहुत सारे एक्ने वगैरह, दानों की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स होने लगते हैं बॉडी के ऊपर में, स्किन के ऊपर में। ये सब हमारी ये स्टडी क्रिएट करती है, स्टडी बताती है। शुगर का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उम्र आपकी मतलब जैसे उम्र तो नॉर्मल है, लेकिन आप दिखने में ज़्यादा बूढ़े लगेंगे। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम से गट हेल्थ आपकी यहाँ पर ज़्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिससे डाइजेशन के इशू हो सकते हैं। फिर बात आती है लिवर की, क्योंकि लिवर का ही मेन काम है शुगर को फैट में कन्वर्ट करना। अगर आप शुगर का कंजम्पशन करेंगे, ओवरलोड करेंगे, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा फैट जनरेट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने लिवर के ऊपर में ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, और ज़्यादा लोड डालने की वजह से क्या होगा, वही जो हमारा शराब की वजह से होता है, क्योंकि शराब भी आपके लिवर को ही डैमेज करता है। तो वही सिचुएशन हो रही है कि शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो मेन काम लिवर का ही है कि वो शुगर को फैट में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है बार बार। तो अल्कोहल कंजम्पशन या फिर शुगर का एक्सट्रीम कंजम्पशन बराबर हो जाएगा फिर। और सबसे बड़ी चीज़ किडनी। जब आपका ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, एक इंसान को डायबिटीज़ होगा, तो किडनी से संबंधित दिक्कत होती हैं, ठीक है। और ये संबंधित दिक्कतें अगर आप करंट समय पर रेगुलेट नहीं करते हैं तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी। तो सबसे अल्टीमेट और बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर यही है कि आप शुगर के कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकें। रेगुलेशन ही सबसे बड़ा की है इस बीमारी को दूर करने का।
ठीक है, तो वो आपके डाइट के ऊपर में डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। सभी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही बेस्ट तरीके से विद प्रॉपर नोट्स कवर कर ली हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।